हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्पेक्ट्रम की बुक का द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो इसमें लेट्स सी कि हम पार्ट्स लेके आते हैं कि इसी में ही कवर हो जाता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो इसमें स्टार्टिंग में ये है सिमरन कंटेंट। तो इसमें जो चीज़ें जो है हम 1757 से, क्योंकि हमने पढ़ना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन उसके पहले पीरियड में क्या होता है पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि 1757 में जो है वो बैटल ऑफ प्लासी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने अपने जो है पैर है वो पसारने शुरू कर दिए इंडिया के अंदर काफ़ी स्टिफनेस के साथ। ठीक है, और 1857 वाला जो रिवोल्ट है वो मेजर रिवोल्ट बोला जाता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये आप बात याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर रिवोल्ट था। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो नॉर्थ इंडिया में भी जो है वो स्प्रेड होनी शुरू हो गई। और इनकी जो पॉलिसीज थी, अब जो है उसकी जो ब्रिटिशर्स की जो रूलिंग थी प्लस जो उनकी पॉलिसीज थी, अब ऑल ओवर द इंडिया जो है वो शुरू हो गई थी। और इसके साथ साथ इनके जो पॉलिसीज़ थी वो क्या क्या थी, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़, ठीक है, प्लस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट करना, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। इन सब की वजह से ये काफ़ी देर तक जो है इन्होंने रूल किया भारत के अंदर। ठीक है, और इन सब की वजह से जो एडवर्स इफ़ेक्ट था वो आया ऑन द लिविंग ऑफ द इंडियंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो लोग थे जिनके ऊपर बैड इफ़ेक्ट हुआ। तो जो इंडियन स्टेट्स थी, ठीक है, वहाँ पे जो रूल कर रहे थे लोग, जो वहाँ का राजा था, उस पर एक तो फ़र्क पड़ता है। स्पॉयस, ज़मींदार्स, पीजेंट्स, ठीक है, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, पंडिट्स, मौलवीज, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि सभी लोगों पर जो है वो इम्पैक्ट होता है इसका। ठीक है, तो 1857 का रिवोल्ट जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंस के लिए मांग करने का रिवोल्ट भी जो है वो बोला जाता है। हालांकि पहले रिवोल्ट भी काफ़ी सारे हुए, लेकिन इसको ऐसा बोला जाता है कि ये एक मेजर रिवोल्ट में आता है। तो जो पीरियड था बिटवीन द 1757 टू 1857, ये पीसफुल नहीं था। इन दोनों ये पीसफुल नहीं था एक तरीके से। ठीक है, बहुत सारी इसमें भी छोटे छोटे रिवोल्ट्स हर जगह पर सुपैडिक पॉपुलरिज्म के साथ हो रहे थे। रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस हो रहे थे, ट्राइबल मूवमेंट्स काफ़ी सारे हुए, पीजेंट्स अपराइजिंग्स हुई, अग्रेरियन रॉयट्स हुए, और सिविल रिबेलियंस भी काफ़ी ज़्यादा सामने आए इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, तो ये बात आप सब याद रखेंगे कि रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, ट्राइबल मूवमेंट मैंने आपको ये सारे पढ़ा रखे हैं, ट्राइबल मूवमेंट हुए, पीजेंट्स अपराइजिंग हुई। इनके ऊपर जो है सारे अलग से लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ट्राइबल्स थे वो एक तरीके से अपनी ही जॉइंट ओनरशिप ट्रेडिशन लाना चाहते थे सामने, लेकिन ब्रिटिशर्स उनका जो कल्चर वगैरह था वो भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे एकदम से पूरी तरह से। ठीक है, और एनहांस द रेवेन्यू डिमांड्स भी बढ़ जाती है। इवन कि फेमाइन जो ईयर्स थे उसमें भी जो ब्रिटिशर्स है तरस नहीं खाते थे भारतीयों के ऊपर, और रेवेन्यू को एनहांस कर देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है परेशान थे। और इसी की वजह से भी एक रीज़न हो सकता है कि रिवोल्ट जो है 1857 का सामने आता है। तो जो ब्रिटिशर्स की जो इंटरफेरेंस थी ना, जो इंटरफेरेंस थी ब्रिटिशर्स की रिलीजियस ट्रेडिशनल कस्टम्स के अंदर, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी, और वो भी काफ़ी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थोपती थी इनके ऊपर। फिर इसी के साथ साथ जो है आपका वहाबी मूवमेंट, कूका मूवमेंट जो है वो बाद में 1857 के बाद जो है वो सामने आते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा सारा इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ।
ओके अब हम बात करते हैं। तो अब इसके बाद जो टॉपिक है ना वो ये है कि सेंटर्स ऑफ द अर्ली रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अराउंड आपके पास 77 जगहों पर मतलब एरियाज़ के नाम दिए गए हैं। तो इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये सब लोग जो है वो इवन एट की छोटे स्तर पर भी लोकल लेवल पर भी लड़ रहे थे। जैसे खासिस भी थे और वहाबीज़, ठीक है, बिहार बंगाल वाले रीजन में और पंजाब वाले रीजन में, पीजेंट मैसूर में लड़ रहे थे, विशाखापट्टनम में भी, कुर्ग में, ठीक है। और ये सभी मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं, ठीक है। जैसे सूरत में सॉल्ट रॉइट्स हो रहे थे और आपका कौंट्स उड़ीसा में, गारो हिल्स में, ठीक है, ये सब अबोर्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और आपके पास गुज्जर्स जो है खुंजा में, और बहुत सारे हैं ऐसे। इसके बाद हम आगे चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीजन्स के नेम तो बहुत सारे हैं, बट अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक है, आप साथ खोल के बैठे हैं, तो आप उसमें से एक बारी गो थ्रू आइज के आगे से आप निकाल लीजिए उसको, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं मिलिट्री रिवोल्ट्स बिफोर 1857। तो 1857 के जो पहले रिवोल्ट हुए थे, मिलिट्री रिवोल्ट्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो छोटे मोटे रिवोल्ट्स, छोटी मोटी अपराइजिंग्स तो मैंने आपको बताया कि हो रही थी जो ये मेजर रिवोल्ट था उसके पहले, ठीक है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में ये हो रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि जो ये ब्रिटिशर्स के एकदम से ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं। तो पहली बात, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आप नोट करते रहिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन इन द पेमेंट्स एंड प्रमोशन। पहली बात, डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड प्रमोशन। दूसरी बात, डिसट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइल्स बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। मिस ट्रीटमेंट हो रहा था किन के साथ? स्पॉइल्स के साथ। कौन कर रहा था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है। तीसरा आपके पास आता है रिफ्यूज़ल ऑफ गवर्नमेंट टू पे द फॉरेन सर्विस अलाउंस वाइल फाइटिंग इन द रिमोट रीजन्स। अगर इनको बोला जा रहा है कि आप रिमोट रीजन्स में भी जाके लड़ो, लेकिन इनको जो है पेमेंट नहीं की जा रही थी, इनको सैलरी नहीं दी जाती थी रिमोट एरियाज़ पे लड़ने के लिए, ठीक है। और आपके पास फोर्थ आता है रिलीजियस ऑब्जेक्शंस भी थे ऑफ द हाई कास्ट हिंदू स्पॉइल्स टू लॉर्ड कर्निक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो कि आता है आपका 1857 में, जो कि ऑर्डर देता है कि रिक्रूट करना है बोथ विद इन द एंड आउटसाइड द इंडिया। और आपको याद होगा कि जो भारतीय थे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहते थे इंडिया के बाहर, क्योंकि वो सोचते थे कि उनका जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इससे। तो लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि आउटसाइड इंडिया भी अलाउ कर दी, मतलब मैंडेट कर दिया कि आपको बाहर भी जाके लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी खफा थे। तो फोर्थ पॉइंट आपके पास आता है कि जो रिलीजियस ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है, किनके? हाई कास्ट हिंदू स्पॉइल्स। और जो ये आप याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे जो जर्नल, ये पूछा जा सकता है कि ये जनरल सर्विस एंड एनलिस्टमेंट एक्ट कौन लेके आया था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे। और इसका ईयर भी आपको याद रखना है, एनलिस्टमेंट एक्ट। तो इसके अंदर यही था कि आउटसाइड इंडिया भी आपको भेजा जाएगा जहाँ ज़रूरत होगी, ठीक है। आउटसाइड इंडिया भी आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये सारे जो थे ये ग्रीवेंसेस थे लोगों के कि वो ब्रिटिशर्स जो है इनके हक में बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, अपने ही रूल्स जो हैं वो थोपी जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाके 1806 में रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्बन बाय अ लेदर कॉकेट कॉज्ड अ म्यूटिंग एट वेलोर। तो वेलोर में क्या होता है, ये 1806 की बात है, मतलब अभी हम बिफोर पढ़ रहे हैं ना, बिफोर क्या हो रहा है, ठीक है, 1857 के पहले। तो 1806 में वेलोर में आपके पास जो टर्बन ये कपड़े की होती है, सभी लोग भारत में जो बांधा करते थे पहले, हालांकि ये रिवाज अब ख़त्म हो चुके हैं, अब ये सिर्फ सिख्स में, ठीक है, सिख भाई लोग ही इन्हें अब
डालते हैं, लेकिन पहले क्या था, हिंदू मुस्लिम ये सभी लोग जो है टर्बन को प्रेफर करते थे, सिर पे रखा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी कल्चर समाप्त तो होता गया। हालांकि आप देखेंगे कि गाँव वाले रीजन्स में, रिमोट एरियाज़ में ये अभी भी है, अभी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सिर पे पगड़ी अपनी ज़रूर रखते हैं। तो ये जो पहले पगड़ी रखी जाती थी सिर पे, जो कपड़े की होती थी, उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, लेदर कॉकेट से, ठीक है। उसके बाद 1844 में जो है वो आपके पास क्या आता है कि आउटब्रेक ऑफ द बंगाल आर्मी स्पॉयज फॉर बीइंग सेंट टू फार अवे सिंध, मतलब सिंध के भी फार अवे उनको भेजा जाना शुरू कर दिया। मैं 10 चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे 1844 में, ठीक है। सिंध के पार मतलब और भी दूर उनको भेजना शुरू कर दिया, किनको, बंगाल स्पॉयज को, ठीक है। उसके बाद 1824 में भी कुछ होता है, द स्पॉयज एट द बैराकपुर रोज इन रिवोल्ट व्हेन दे आस्क्ड टू गो टू द बर्मा, तो उनको ये बोला गया कि आपको सी क्रॉस करके जाना है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि वो सोचते थे कि ऐसे जो है हमारी कास्ट जो है हम खो देंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे बियॉन्ड देयर कंट्रीज टेरिटरी, ठीक है। तो ये सब बातें आपके पास मिलिट्री रिवोल्ट बिफोर 1857 आती है। लेकिन अभी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट म्यूटनीज की बात करते हैं जो कि ब्रोक होती हैं ड्यूरिंग द प्री 1857 पीरियड, उसमें भी कुछ बातें हैं, वो भी हम देख लेते हैं अभी। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि जो म्यूटनी ऑफ स्पॉयज थी बंगाल के अंदर, वो आई इन 1764, ठीक है। तो म्यूटनी ऑफ स्पॉयज इन बंगाल। दूसरा, वेलोर म्यूटनी कब आई, 1806 में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये भी पूछा जा सकता है वेलोर म्यूटनी कब आई। यहाँ पे स्पॉयज जो थे of the social religious practices and raise the banner of the revolt unfurling the flag of the ruler of the Mysore। तो यहाँ पे भी जो है स्पॉयज जो इनकी भारतीयों की कल्चर को वो ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। म्यूटनी ऑफ स्पॉयज ऑफ द 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट, ये कब हुआ था, 1824 में। 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट की जो म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपके पास आता है रिवोल्ट, जो कि असम में हुआ था 1825 में। कौन सा रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ द ग्रेनेडियर कंपनी। तो ये जब ग्रेनेडियर कंपनी का रिवोल्ट आपसे पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, ये पूछा जा सकता है, तो असम वाले रीजन में 1825 में। तो ये वही बात आ गई कि 1857 से पहले कौन कौन से चीज़ें हुई हैं उसको हम कवर अप कर रहे हैं। उसके बाद एक म्यूटनी और होती है 1838 में, म्यूटनी ऑफ द इंडियन रेजिमेंट। कहाँ पे, शोलापुर में। शोलापुर में म्यूटनी ऑफ इंडियन रेजिमेंट। उसके बाद म्यूटनीज ऑफ द 34 नेटिव इन्फेंट्री, 22 नेटिव इन्फेंट्री, 66 नेटिव इन्फेंट्री, ऐसे काफ़ी सारी होती हैं इन 1844 में, ठीक है। और 1849 में, फिर 50 में, फिर 52 में, ठीक है। तो अभी जो जो मैंने बोली, मतलब 44 में होती है आपकी 34 नेटिव इन्फेंट्री करते हैं, इसमें 66, देन 37 एंड देन आपके पास 37, 34, 22, सॉरी 22, 66, 37 ये है, ये रिस्पेक्टिवली की जाती हैं। तो जितनी ये म्यूटनीज थी ये सब स्प्रेड नहीं होती बियॉन्ड लोकेलिटी, मतलब एक ही जगह पर सीमित रह जाती हैं और रूथलेसली क्रश्ड कर दी जाती है बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। मतलब ये ज़्यादा एरिया जो है वो कवर नहीं करती, जहाँ पे है वहीं पे ही सिमट के रह जाती हैं। और साथ ही साथ में टेरिबल वायलेंस भी है जो वो भी क्रिएट हो जाता है और डिसबैंडेड द रेजिमेंट्स, डिसबैंड भी बाद में कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। बट द legacy of these revolts proved to be the immense significance later। अभी बाद में जाके इन सब का जो है वो सिग्निफिकेंस सामने आएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको होल सिनेरियो जो है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं हम
द 1857 रिवोल्ट, इसके मेजर कॉजेज़ क्या क्या थे? तो अगर देखा जाए मोटा मोटा तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट्स, ये अब हम इसमें कवर करेंगे। तो प्रायर टू द इकोनॉमिक कॉजेज़ मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये जो था ये क्यों आया था। जो प्रायर अपराइजिंग हो रही थी वो भी इसका एक रीज़न था, ठीक है। अभी मैंने इतने सारे रिवोल्ट्स बताए आपको कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है, म्यूटनीज़ होती है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इन सब से भी जो है एक मेजर रिवोल्ट 1857 का उभर के सामने आता है। तो सबसे पहले आपके पास सोशो कल्चरल, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे सभी, ठीक है। तो ये सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, सभी क्लासेस में ये बातें हो रही थी। रिवोल्ट, छुटपुट से रिवोल्ट जो है वो हो रहे थे अलग अलग एरियाज़ में इन द इंडिया, ठीक है। तो अब हम मेजरली बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़ की। तो जो पॉलिसीज़ लाई जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसने जो ट्रेडिशनल हमारी इकोनॉमी थी उसको एक तरीके से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब लोगों के पास और तो कुछ था नहीं, तो फिर वो हैवी टैक्सेशन के अंदर जो है और पुअर होते चले गए, ठीक है। उसके बाद जो मनी लैंडर से वो पैसा लेते थे वो चुका नहीं पाते थे, और जो मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स थे वो एज अ न्यू लैंडलॉर्ड्स उभर के सामने आते हैं। तो ये एक तरीके से ना इनडेटनेस की जो है वो कंटिन्यू होता जा रहा था। तो मतलब कि बिल्कुल सोसाइटी को इसने अपनी चपट में ले लिया था, मतलब डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। देन आगे जाके जो आर्टिसंस होते हैं, ठीक है, आर्टिसंस एंड हैंडी क्राफ्टमैन, इनका भी बहुत बुरा हाल कर देते हैं, क्योंकि जो इनके लोकल लेवल पर सामान बिकता था वो भी जो न्यू इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, ठीक है, वो उन्होंने इन सब का काम भी चौपट कर दिया था। लेकिन जो इनके पास अब क्या कुछ वो नहीं था करने के लिए कि आप कैसे सरवाइव रखें अपने कल्चर को, जो भी ये बनाते थे अपने हाथ वगैरह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो इनका कुछ भी प्रमोट नहीं करती थी, वो तो अपना ही सामान प्रमोट करती थी। और जो मतलब कि ब्रिटिशर्स उनका सामान करती थी जो कि हाईली स्किल्ड थे, लेकिन ये वाले जो हमारे आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट थे ये लोकल लेवल पे ही फेमस थे। अब क्या हुआ, अब इनका एम्प्लॉयमेंट एक तरह से छिन गया, तो अब ये क्या करें? तब इनके पास एक ही ऑप्शन था कि ये एग्रीकल्चर में अपना आजमाए हाथ, ठीक है। तो ये एक एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो मुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये भारत में भी जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं लेके आते थे। काफ़ी लेट आई हैं हमारे यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री जिसमें ये अपनी स्किल को प्रूव कर सकें, ठीक है। उसके बाद 1853 में इम्पॉर्टेंटली कार्ल मार्क्स ने भी रिमार्क किया, इट वाज द ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉय द स्पिनिंग व्हील। जो हमारे यहाँ पे स्पिनिंग व्हील चला करते थे उसको डिस्ट्रॉय करने के एक ही कारण है जो कि ब्रिटिशर्स थे। और इंग्लैंड बिगेन विद द डिप्राइविंग इंडियन कॉटन्स फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट एंड introduced twist into Hindustan, and in the end instituted the very mother country of the cotton with the कॉटन्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो सबको ही पता है कि कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड में जाके उसको फिनिश गुड बना के और हाई रेट पे जो है वो भारत में फिर बेचा करते थे। इससे जो लोकल लेवल पे हमारे ये आर्टिसंस हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे ये बहुत ज़्यादा जो है इन पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ। हाँ जी, तो अभी हम यही कवर कर रहे हैं। तो ज़मींदार जो थे जो कि ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स थे, वो उनके जो लैंड राइट्स थे, ठीक है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन किए जाने लगा उनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इससे क्या रिज़ल्ट आया कि लॉस ऑफ स्टेटस, तो ज़मींदार्स भी जो है वो उनका भी स्टेटस जो है वो लूज़ हो गया। कहाँ पे? विलेजेस में। और जो अवध जिसको मतलब कि सेंटर ऑफ स्टॉर्म बोला जाता है, जहाँ पे 21,000 तो तालुकदार्स ने जो है वो रिवोल्ट किया ताकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ख़त्म हो रही है उसको आप डिस्ट्रॉय मत करें, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे अवध की, जिसको स्टॉर्म सेंटर बोला जाता है।
ठीक है। उसके बाद आगे जाके क्या होता है कि तालुकदार्स को जो है एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है बाय द स्पॉइल वोट्स टू अपोज द ब्रिटिश एंड रीगेन व्हाट दे हैड लॉस्ट। जो भी ये खो चुके हैं, आप रिवोल्ट में शामिल हो, इस रिवोल्ट में शामिल होइए और आप जो है आपका जो भी सम्मान वगैरह डिस्ट्रॉय हुआ है बाय द ब्रिटिशर्स, आप उसको वापस पा सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द 1857 रिवोल्ट। ठीक है, ऐसा कोई ऐलान नहीं था, लेकिन ये एक तरीके से इशारे थे कि हाँ, एक बड़ा रिवोल्ट करके हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल के अपना जो भी हमारा सम्मान, जो हमारी रिस्पेक्ट खोई है, वो हम वापस पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को तो बहुत ज़्यादा धक्का लगा था और प्रेशर बढ़ गया था एग्रीकल्चर एंड लैंड के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब जो आर्टिसंस हैं और ये हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, अब उन्होंने एग्रीकल्चर वाला अपना लिया था काम, तो वहाँ पे भी तो प्रेशर बहुत सारा बढ़ गया ना, इसीलिए ही बहुत मिजरेबल कंडीशन बन चुकी थी इन सब के लिए, और जो कि इकॉनमी जो थी वो पूरी तरह से शैटर्ड हो चुकी थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ की। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है पॉलिटिकल कॉजेज़। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी वो एक तरह से बिल्कुल ग्रीडीनेस वाली थी, एवराइज। ठीक है, एडवांसमेंट वाली तो थी, लेकिन ग्रीडी पॉलिसीज़ थी। तो ग्रीडी पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि वो एडवांस्ड तो थी, ठीक है, लेकिन एक तरह से जो इनकी वो थे ओथ्स वगैरह ये लेते थे, प्लेज लेते थे, वो बिल्कुल भी उस पर खरा नहीं उतरते थे। इस चीज़ ने भी जो है वो पॉलिटिकल रिवोल्ट को सामने लाने में हेल्प की। तो एक तरफ क्या हो रहा था कि लोगों के माइंड में जो है जो रूल किया करते थे प्रिंसेस पहले, उनको वही सही लगने लग गए कि जो पहले रूल कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम पे सिर्फ दबाव ही डाल रहे हैं। तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी वो क्या क्या थी? इफ़ेक्टिव कंट्रोल करना है, दूसरी बात सब्सिडरी अलायंस, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी के द्वारा ये लाया गया था, और राइट ऑफ द सेसेशन जो था, जो कि डिनाई कर दिया गया था टू द हिंदू प्रिंसेस। ठीक है, उसके बाद जो हाउस ऑफ मुगल्स जो थे, व्हेन प्रिंस फारुखदिन्स डेथ इन 1857, वो जो सेसेशन था वो लाया मतलब हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड कंडीशनली बाय द लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग ने फिर आगे जाके उसको अनाउंस किया कि जो नेक्स्ट प्रिंस होगा सेसेशन के बेस पर, ठीक है, उसको जो है हैव टू रिनाउंस द रीगल टाइटल एंड एंसेस्ट्रल मुगल प्लेसेस इन एडिशन टू द रिनाउंसिएशन एग्रीड अपॉन द प्रिंस फरीदुद्दीन। ठीक है, तो ये एक मतलब कि थोड़ा सा बता रखा है प्रिंस फारुखदीन डेथ के बाद कौन सेसेशन करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इनकी वो वाली पॉलिसी थी कि आपका उत्तराधिकारी जो आपने वो नहीं हो सकता, आपका जो गोद लिया हुआ था, जैसे रानी झांसी की रानी का बेटा जो है वो एडॉप्टेड था, तो वो नेचुरल नहीं था उनका, तो वो अब आगे जाके उनको नहीं, उनका बेटा नहीं उस गद्दी पे बैठ सकता। तो ये सब पॉलिसीज़ जो हैं ये लाया करते थे। तो इन सब की वजह से भी लोगों के मन में जो है एक नेगेटिव सी फीलिंग आ रही थी टुवार्ड्स द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो रिलीजियस एंड कल्चरल जो है बेसिस पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गंदगी फैलाई। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ की, तो ये आप थोड़े से याद रखिएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ की, जिसमें जो है वो रैम्पेंट करप्शन की बात सामने आती है। तो करप्शन ऐसा नहीं है कि ये अभी का जो है वो टॉपिक है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और ये करप्शन किया कौन करते थे? तो पुलिस ऑफिसर्स, और जो लो कोर्ट्स में जो है ये भी हुआ करती थी, वहाँ पे भी करप्शन हुआ करता था। तो ब्रिटिश रूल जो था उसको एज अ एलियन लुक माना जाता था, फॉरेन लुक जैसे होता है, तो भारतीयों की आंखों में ये एक तरह से एलियन लुक था। ठीक है,
और ये करप्शन वहीं से ही जो है ज़्यादा बढ़ने लगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ द एब्सेंटी सॉवरेनिटी, तो ये भी बात याद रखेंगे, काइंड ऑफ एब्सेंटी सॉवरेनिटी। अब हम बात कर लेते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ की, बस इसमें करप्शन वाली बात याद रखेंगे। सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ में रेशियल जो सुपैरिटी वाली बात होती थी कि हम ब्रिटिशर जिनका रंग गोरा है वो ज़्यादा मतलब कि सुपीरियर हैं, तो इस पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शुरू हो गया भारत के अंदर। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भारत में अपना ही दबदबा बनाना चाहते थे और अपने ही जो मतलब रिलीजन है उसको फैलाना चाहते थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए कि वो अपने जो है जो उनके कल्चर है वो यहाँ पे स्प्रेड कर सके। तभी उन्होंने जो है एबोल्यूशन ऑफ सती भी कर दिया, जो सती सिस्टम हमारे यहाँ पे चला करता था। हालांकि ये काफ़ी अच्छा किया कि उन्होंने सती सिस्टम को बंद कर दिया, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द हिंदूज ये गलत माना गया उस टाइम पे। लेकिन देन आपके पास आता है स्पोर्ट टू विडो रीमैरिज, ये भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स तो काफ़ी अच्छे लिए थे उन्होंने, लेकिन ऐसा माना जाता था कि ये सब जो है अंग्रेज अपनी ही चीज़ें यहाँ पे लागू कर देंगे और हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तीसरी बात कि वुमेंस की एजुकेशन पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया, क्योंकि पहले जो है वो वुमेंस को बिल्कुल भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। तो ये सब आपके पास पॉइंट्स आते हैं इन द सोशो रिलीजियस डोमेन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, जो कि आउटसाइडर जो है वो लेके आए यहाँ पे। और फिर दीज फर्दर जो है इसको कैसे आया कि गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि टू टैक्स मॉस्क के ऊपर और टेम्पल लैंड के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए जाएंगे, जिसमें आगे जाके ये मेजर्स लेते भी हैं, जैसे रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट। आपसे पूछा जा सकता है ये कब आया था, तो 1856 में, जिसके अंदर मॉडिफाई किया गया इस चीज़ को, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई हिंदू कस्टम्स, जैसे कि डिक्लेयरिंग दैट अ चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज हेथन फादर। तो अब आपको मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिट होगी आपके बेटे को, ठीक है। जो किसी फादर की अगर डेथ हो जाती है तो उनको वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो दी जाएगी। तो इसमें जो है अमेंडमेंट लाई गई। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट्स, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट, इसमें क्या आता है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसमें काफ़ी सारे आउटसाइड इवेंट्स का भी काफ़ी योगदान था, जिसमें जो है आपके पास फर्स्ट आता है फर्स्ट अफ़गान वॉर। तो जो फर्स्ट अफ़गान वॉर कब हुआ था, इनके आपको ये याद रखने हैं टाइम पीरियड, 1838-42 में। सेकंड आपके पास आता है पंजाब वॉर्स, ये कब हुए थे, 1845 to 49। फिर आपके पास आता है क्रीमियम वॉर्स, ठीक है, ये 1854 to 56। उसके बाद संथल रेबिलियन, ये कब हुए थे आपके पास, 1855 to 57, ठीक है। इन सब का भी जो है साइकोलॉजिकल रेपरकशंस जो है वो देखने को मिलते हैं 1857 वाले रिवोल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सभी चारों जो हैं आपको लर्न करने हैं, फर्स्ट अफ़गान वॉर, पंजाब वॉर, क्रीमियन वॉर, संथल रेबिलियंस, ठीक है। तो इसको रब कर देती हूँ, आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और भी है, डिसकंटेंट जो था अमंग द स्पॉयस, तो उसको देख लेते हैं। एक मिनट आगे देखूँ, नहीं बिगनिंग शुरू हो जाती है उसके बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक हमारे यहाँ पे रह गया है, तो वो है डिसकंटेंट अमंग स्पॉयस। तो स्पॉयस के साथ कैसे डिसकंटेंट था तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थी ऑन द वेयरिंग कास्ट, जो सेंटिमेंट्स थे उनके, ठीक है, जो उनके वो जो धागा सा बांधते हैं हिंदूज, उन सब पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो ये जो हिंदूज थे ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के खिलाफ थे कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं,
ये हमारे जो है रिलीजियस साइंस है, आप इसे ऐसा नहीं कर सकते। और जो इंडिया को क्रॉस करने वाली बात थी कि आपको बाहर भी भेजा जाएगा काम करने के लिए, तो वो सोचते थे कि इससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कास्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आया था, कौन, लॉर्ड कैनिंग, अभी अभी बताया। तो इसके ही अंदर जो है वो आपको बाहर भी भेजा जा सकता था, ऐसा इस एक्ट में बोला गया था। तो इन सब के जो है वो खिलाफ थे, इसलिए स्पॉयस जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और किन चीज़ों से नाराज़ थे, मतलब सेटिस्फाई नहीं थे कि जो वो कहते थे अच्छा मान लो कि कुछ लोग जो है ना वो मान गए कि हम ना बाहर जाने के लिए तैयार हैं, हम बाहर वाली कंट्रीज़ में भी सर्व करेंगे, ठीक है, मिलिट्री जो है वो बाहर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उनको जो फ़ॉरेन में वो जाके काम करते ना उसके लिए पेमेंट अलग से नहीं दी जा रही थी, एक्स्ट्रा भत्ता, मतलब फ़ॉरेन सर्विस अलाउंस जो है वो उनको नहीं दिया जाने लगा। और अगर उनकी ड्यूटी सिंध एंड पंजाब में भी लगती थी तब भी उनको भत्ता नहीं दिया जाता था। तो और फिर ये आगे जाके एनेक्सेशन ऑफ अवध भी कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पॉयस का जो है होम होता है, तो उनके ऊपर भी इनका गुस्सा जो है वो भड़क जाता है कि आप ऐसे हमारा एरिया ही कैसे जो है वो अनेक्स कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से भी जो है स्पॉयस काफ़ी नाराज़ होते हैं। और जो इंडियन स्पॉयस थे वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेट फील कर रहे थे, क्योंकि जो हाई रैंक वाली पोस्ट थी वो इनको बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, इनको मतलब छोटे स्तर की ही जॉब्स दी जाती थी और प्रमोशन भी नहीं होता था इनका। तो ऐसी ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस तो ज़रूर मिलने चाहिए। उसके बाद वही वाली बात मैंने आपको बताई कि टर्बन वाली बात भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसको रिप्लेस कर दिया गया था। और peasants in uniform whose consciousness was not divorced from the rural population, ये भी एक पॉइंट है। और साथ ही साथ में मूवमेंट स्प्रेड बियॉन्ड द आर्मी भी चला गया था, इसलिए भी जो है ये सामने आता है। तो उसके बाद कुछ रिवॉर्ड्स की और भी बात कर लेते हैं जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हुए। तो बंगाल में जो कि होता है 1764 में, वेल्लोर में जो होता है 1806 में। तो ये इनके आप ईयर्स ज़रूर याद रखिएगा। और तीसरा आपके पास आता है बैरकपुर में, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। तो बैरकपुर में होता है 1825 में। और अफ़गान वॉर्स जो कि मैंने अभी बताया 1838 टू 42 तक होते हैं। ये भी कुछ रीज़न रहते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो सामने आता है, ठीक है। तो ये सब था डिसकंटेंट अमंग द सिपॉयज, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट होगा, ये हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आप देखते तो हो नहीं हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब्सक्राइब करिए, बस ये जो वीडियोस हैं आप इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए कि जो मतलब अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है, कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले सकता, एटलीस्ट उनको ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। बहुतों के पास जैसे बुक्स भी नहीं होती हैं, तो कम से कम वो इन वीडियोस से कुछ तो उसके मतलब माइंड में आ ही जाएंगी, कुछ पॉइंट्स जो मैं पढ़ाती हूँ। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।